Now, today we are going to start chapter number 5 of geography, that is natural vegetation and wildlife. Now, it is a very easy question, very easy topic chapter, and जो भी इसमें दिया हुआ है आप वो ऑलरेडी आपके सराउंडिंग से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो आपको जो है इसमें समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी. So first of all, we will start with the introductory part. Have you observed the type of trees, bushes, grasses and birds in the field and parks in and around your school? The question is, आप स्कूल में रहते हो या आप घर पे रहते हो, तो कभी आपने अपनी सराउंडिंग को नोटिस किया होगा, तो आपको जो है डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज देखने को मिलते हैं, बुशेस, झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, घासें देखने को मिलती हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं. आर दे सिमिलर और देयर आर वेरिएशंस? तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे सराउंडिंग्स में होती है, या तो आप अभी ऋषिकेश में आप कहीं और ट्रैवल करके जाते हो, तो वहाँ के जो वेजिटेशन होता है, क्या आपको वो सब एक सिमिलर लगता है कि आपको उसमें वेरिएशन नजर आता है? बताइए, रिप्लाई करिए कि आपको वेरिएशन मतलब क्या आपको भिन्नता नजर आती है कि एक जैसे पेड़ पौधे आपको हर जगह नजर आते हैं? क्या बात है, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही किसी की भी? वेरिएशन दिखता है. लक्ष्य ने आंसर दिया कि वेरिएशन दिखता है. बाकी लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है क्या? चुपचाप बैठे रहते हैं क्लास में? तो वेरिएशंस नजर आते हैं, मतलब आप कहीं भी जाओगे तो आपको, अभी आप प्लेन एरिया में हो, व्हेन इफ यू विल गो टू योर विलेज इन द माउंटेनियस एरिया, देयर यू कैन सी डिफरेंट अदर वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन. लाइक देयर यू विल सी कॉनिफरस फॉरेस्ट, जिनके जो लीव्स होते हैं, जिनके पत्ते होते हैं, वो कॉनिकल शेप में होते हैं. तो मतलब डिफरेंट वेराइटीज ऑफ जो है वेजिटेशन आपको देखने को मिल सकता है. Our country, India, is one of the 12 mega biodiversity countries of the world. With about 47,000 plant species, India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. So basically, India is such a country which is highly rich in all kinds of plants and animal life. We are very rich in biodiversity. Now, what is biodiversity? Bio word means life and diversity means भिन्नता. Diversity means variation. It means जब किसी एरिया में विभिन्न प्रकार के बहुत सारी वैरायटी के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, तो उस एरिया को हम कहते हैं कि वो एरिया काफ़ी रिच है बायोडाइवर्सिटी में. राइट. सो इंडिया जो एक ऐसा देश है जहाँ विच इज़ 12th, जो 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं उनमें इंडिया को भी जो है प्लेस मिला हुआ है, बिकॉज इंडिया में आपको डिफरेंट वेराइटीज मिलेंगी फ्लोरा एंड फौनास की. फ्लोरा मीन्स प्लांट एंड फौना मीन्स एनिमल स्पीसीज. Now India has 47,000 plant species. All right, so we have different types of plant species in India. Approximately 47,000 variety की plant species आपको इंडिया में मिल जाएंगी. And then India जो है इसमें 10th place में, वर्ल्ड में 10th place में है, मतलब काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है. इसका मतलब इंडिया जो है काफ़ी रिच है इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसीज आर फाउंड. देन फोर्थ इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी. एशिया में फोर्थ प्लेस पर है और वर्ल्ड में 10th प्लेस पर है. नाउ देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया. मतलब हमारे देश में 15,000 वैरायटी है फूलों की. देन जो कि वर्ल्ड की 6% है. वर्ल्ड से मतलब 6% हमारे पास है. देन द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स, एल्गेई एंड फंजाई. तो हमारे देश में फंगाई जो होता है, फर्न्स होते हैं, एल्गी होते हैं, इसकी भी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है. देन इंडिया में 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं. ठीक है, एनिमल्स की कम से कम 90,000 स्पीसीज हमारे देश में पाई जाती है. एंड सो वी आर वेरी रिच इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड इन मरीन स्पीसीज ऑल्सो. जो हमारे पास फिशेज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, लाइक जो कि फ्रेश और मरीन वाटर आपके फिशेज होते हैं. Now, natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid. अब आपने ये पढ़ लिया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है. बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन. सो डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी एंड इंडिया इज हाईली रिच इन बायोडाइवर्सिटी इन ऑफ बोथ फ्लोरा एंड फौना. नाउ वी विल टॉक अबाउट नेचुरल वेजिटेशन. प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? As the name of the chapter is natural vegetation and wildlife. So what is natural vegetation? Can you answer me? So any one of you? प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज अ नेचुरल वेजिटेशन? बताइए, कौन बताएगा? पीयूष आप बताइए, और कोई बच्चा लेफ्ट भी नहीं करेगा. पीयूष अपना माइक ऑन करके आंसर बताइए.
अगर जो बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा इसका मतलब कि वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है और मैं उसको जो है अटेंडेंस नहीं दूंगी। मतलब पीयूष जो है वो क्लास में नहीं है, उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। पारस आप बताइए। मैम जो मैम पेड़ मैम अपने आप नहीं उग जाते मैम, उन्हें मैम नेचुरल वेजिटेशन। तो मैम जो मैम आप लोग आंसर बुक भी सामने है रखी हुई, तो कम से कम आंसर दिया करो, बैठे रहते हो चुपचाप। आप बताइए जरा, मोहित बताइए, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? यस मैम। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? नेचुरल वेजिटेशन। चलिए तो मैं ही आपको बताती हूँ। प्राकृतिक वनस्पति और नेचुरल वेजिटेशन इज ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड। जब किसी भी एरिया में पेड़ पौधे अपने आप ग्रो करते हैं और उसमें मनुष्य का कोई भी योगदान नहीं होता है, देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, दिस काइंड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज नोन, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। ऑलराइट। तो जब भी हम मान लो आप जंगल देखते हो, आप झाड़ियाँ देखते हो, तो आप हम मनुष्य उससे ग्रो नहीं करते हैं। वी ह्यूमन बींग्स डोंट प्ले एनी रोल इन देयर ग्रोथ, दे ग्रो ऑटोमेटिकली नेचुरली, सो दे आर नोन एज नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। वेयर एज agriculture, what do you think, is a natural vegetation or it is a human aid vegetation? मैम ह्यूमन एड वेजिटेशन। Yes, very good. It is a human aid vegetation. Why? Because उसे human beings जो हैं वो grow करते हैं. We saw seeds in the soil and then उसके बाद जो है वो उसकी growth होती है. But जो जंगल होते हैं उसमें हम जाके उसे grow नहीं करते हैं, वो naturally अपने आप कभी ना कभी grow हुए होंगे और वो spread out हो जाते हैं, तो वो उसे हम natural vegetation कहते हैं. So basically, I hope the concept is clear. Natural vegetation is basically plant species, different types of plant and tree species, but natural means they have grown on their own without any human interference. Then what is virgin vegetation? Virgin vegetation. So virgin vegetation is a part of natural vegetation only, but virgin means when forest दैट वो स्पीसीज, वो प्लांट्स की स्पीसीज जिसको मनुष्य जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है एंड उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया बहुत टाइम तक, तो उसे हम कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप इक्वेटोरियल एरिया में जाएंगे या आप अमेज़न के जंगलों में जाएंगे तो दे आर वर्जिन वेजिटेशन, ऑलराइट, बिकॉज दे हैव बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर बाय ह्यूमन बींग्स। हमने उन्हें जो है हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, ना हमने उन्हें डिफॉरेस्टेशन वहाँ पे किया, ना हमने पेड़ों को काटा है वहाँ पे। क्यों? अगर आप साउथ अमेरिका चले जाओ, ब्राज़ील जैसे, वहाँ पे अमेज़न की फॉरेस्ट है, वो बहुत ही घने जंगल, दे आर वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स राइट नाउ टू एंटर दूस फॉरेस्ट एंड दे यूज़ देम। मतलब कभी कभी तो आप एंटर कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सोचो कि कॉमन वे में हम उसे यूज़ करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। So heavy dense forest like your evergreen forest जो होते हैं, they are known as virgin vegetation basically because they have been left undisturbed by human beings. हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं और वो अभी तक अपने नेचुरल जो उनका होता है सेटिंग में, उसमें वो मेंटेन्ड है। तो यहाँ दिया हुआ है कि नेचुरल वेजिटेशन आर बेसिकली प्लांट कम्युनिटीज हु आर लेफ्ट हु ग्रो विदाउट ह्यूमन एड एंड दे हैव बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। और वो इसका मतलब मनुष्य क्योंकि जंगलों में मनुष्य नहीं पहुंच पाता है, या वो हम लोग देखो जो पेड़ों को काटते हैं वो जंगलों के बाहर के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे जो है डिफॉरेस्टेशन करते हैं, लेकिन हम बहुत अंदर नहीं जाते हैं, तो वो जो पेड़ होते हैं वो अपने नेचुरल सेटिंग में ग्रो करते हैं और वो सर्वाइव कर जाते हैं और देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो इस टाइप की फॉरेस्ट को हम नेचुरल वेजिटेशन भी कहते हैं एंड वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। Thus, cultivated crops and fruits orchards form part of vegetation but not natural vegetation. On the other hand, जो हम पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, लाइक हम जो खेती बाड़ी करते हैं उसमें जो हम ग्रो करते हैं, चाहे वीट हो चाहे राइस हो, या फिर हम जो फ्रूट्स ग्रो करते हैं, या जो हम ऑर्चर्ड्स ग्रो करते हैं, जो पहाड़ी एरिया में एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं और ग्रेप्स हैं, इनको ग्रो किया जाता है, ये सब जो होते हैं ये भी दे आर vegetation but they are not part of natural vegetation because they are grown by human beings. So the virgin vegetation which are purely Indian are known as endemic और indigenous species. यहाँ पे एक आपको information दी गई है कि वो virgin vegetation
जो कि अनलेफ्ट है, विच इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय द ह्यूमन बींग्स, एंड दे बिलोंग टू इंडिया, प्योरली इंडियन। मतलब वो वैरायटी आपको इंडिया में ही होता है ना, कुछ वैरायटीज एक पर्टिकुलर कंट्री में ही मिलती हैं। तो वैसे कुछ हमारे पेड़ हैं, जो पेड़ पौधे हैं जो सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीसीज। ठीक है, so we are so those plant species which belong to India are known as endemic or indigenous species, but those which have come from outside India are termed as exotic plants। लेकिन जो कभी कभी ऐसा होता है कि somehow जो है बाहर के देशों के जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो भी हमारे देश में आ जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं exotic। सो एंडेमिक मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, वी आर एंडेमिक टू इंडिया बिकॉज हम इंडिया के ही रहने वाले, हम हमेशा से इंडिया में रहे हैं, तो हम इंडिया के लिए एंडेमिक है। लेकिन मान लो कोई फॉरेनर हमारे इंडिया में आके रह रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सोटिक, क्योंकि वो इंडिया को बिलोंग नहीं करता है, वो कहीं बाहरी देश से आके हमारे देश में रह रहा है। उसी तरह से नेचुरल वेजिटेशन है, लाइक जामुन है, पीपल है, बरगद है, ये ऐसे कुछ पेड़ हैं जो हमारे इंडिया को ही बिलोंग करते हैं। तो हमारे देश के लिए ये एंडेमिक है, इंडिजिनस है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा पेड़ है जो बाहर से आया है, लाइक यूकलिप्टस को कहा जाता है कि बाहर से आया, या हियासिंथ का है जो पॉन्ड्स तालाबों में आपको देखने को मिलता है, तो उसके हम एक्सोटिक कहते हैं, क्योंकि वो इंडिया के नहीं है, वो कहीं समहाउ कहीं बाहर से आए हैं। नाउ नेचुरल वेजिटेशन जब भी आप पढ़ोगे, तो देयर आर टू वर्ड्स which we refer many times, like flora and fauna. So what is the basic difference between flora and fauna is, flora means plant species of a particular region, and fauna means animal species. So this is the basic difference. जब भी हम पेड़ पौधों की बात करते हैं, तो उन्हें हम कलेक्टिवली, मतलब जब हमें किसी एरिया, बहुत बड़े एरिया के प्लांट्स और ट्रीज की जो स्पीसीज हैं, उनके बारे में हमें बात करनी होती है, कम्युनिटी के बारे में, तो हम उनको क्या कहते हैं, वी डिनोट देम एज फ्लोरा, लाइक फ्लोरा ऑफ दिस एरिया। इट मीन्स कि इस एरिया के पेड़ पौधे। ठीक है, अगर हमें किसी एरिया के जो है जो एनिमल्स के बारे में अगर हमें बात करनी होती है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कलेक्टिवली फौना। So flora basically is the animal species of a region, and fauna, flora is the plant species of a region, and fauna is the animal species which are found in a particular area. Now this huge diversity in flora and fauna kingdom is due to the following factors. Now a very important topic, that why such diversity. You know that in throughout the world or throughout India, there is a huge variation in natural vegetation and wildlife. जो पेड़ पौधे आपको भारत में मिलते हैं या फिर एशिया में मिलते हैं, वो आपको यूरोप में नहीं मिलेंगे। जो मैं ऐसा नहीं करूँगी बिल्कुल ही नहीं मिलते, लेकिन आपको उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगी। देन जो आपको यूरोप में देखने को मिलते हैं, क्या पता वो हमारे इंडिया में ना मिलते हो या एशिया में, क्योंकि we are because of main reason is the climate and location, राइट। इंडिया है या फिर हमारे साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं, दे आर लोकेटेड नियर टू द इक्वेटर। तो हमारे यहाँ पे जो है गर्मी ज़्यादा होती है, वार्म जो क्लाइमेट होता है वो ज़्यादा होता है। वेयर एज कंट्रीज लाइक यूरोप है, या फिर जर्मनी और फ्रांस, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, एंटायर यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, दे आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूड एरियाज। मिड लैटिट्यूड मतलब दे आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, वो इक्वेटर से दूर है जहाँ पे गर्मी कम पहुँचती है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है दैट इज़ डिफरेंट। तो वहाँ पे वो प्लांट्स सर्वाइव करते हैं जो कि ठंडे एरिया में सर्वाइव कर जाते हैं। सर वो तो हम लोग एक बार वन बाय वन पढ़ेंगे ही। सो बेसिकली आप अगर यूरोप जाओगे, तो आप देखोगे वहाँ का जो वेजिटेशन होता है, वहाँ पे आपको जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन की जगह, मतलब वहाँ पे एक फॉल सीजन आता है, जैसे हमारे यहाँ पे ऑटम होता है ना, वैसे वहाँ पे एक बहुत ही फेमस है फॉल सीजन। अगर आप कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज जाओगे, तो फॉल सीजन का मतलब क्या होता है कि उस समय जो पेड़ होते हैं, वो उनके जो लीव्स होते हैं वो बिल्कुल रेड या मरून या फिर येलो या फिर पर्पल, मतलब डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बिल्कुल देखने में ग्रीनरी की जगह आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे। तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। तो हमारे देश में देखो हमेशा पेड़ पौधे ग्रीनरी आपको मिलेंगे, लेकिन डिफरेंट कलर्स के बहुत कम मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको मिलेंगे। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स, सिमिलरली आपके एनिमल्स भी डिफरेंट होते हैं। लाइक हमारे यहाँ पे टाइगर, लायन जो है बहुत मतलब कि पॉपुलर एनिमल्स है जो मिल जाते हैं। बट अगर आप ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे आप जाओगे, तो वहाँ पे आपको टाइगर या लायन देखने को नहीं मिलेंगे। लाइक कंगारू है, तो कंगारू आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। पांडा है, तो वो सिर्फ आपको चाइना में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। तो कुछ मतलब ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो है हमारे थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर इज वेरिएशन इन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब हर जगह भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और भिन्न प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। उनका रीजन क्या है? पहला, फर्स्ट इज रिलीफ। रिलीफ मतलब क्या होता है? जो भी फैक्टर्स लैंड से रिलेटेड है, भूमि से रिलेटेड है, उनको हम रिलीफ कहते हैं। सो फर्स्ट इज लैंड। अगर लैंड में डिफ्रेंसिएशन होगा, तो आपके फ्लोरा एंड फौना में भी डिफ्रेंसिएशन होगा। लाइक लैंड, अगर लाइक लैंड फॉर्म किस तरह के होते हैं? माउंटेन, प्लेट्यू एंड
प्लेन। तो अगर प्लेन एरिया है तो वहाँ पे अलग तरह का वेजिटेशन होगा, माउंटेन है तो वहाँ पे अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। Do you expect the same type of vegetation in the mountainous, plateau and plain areas or in dry and wet regions? The nature of land influences the type of वेजिटेशन। जिस तरह का लैंड होगा उसी तरह का वेजिटेशन जो है आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लेन एरिया में हो तो आपको और आप इंडिया में हो तो आपको जैसे कि ये मैंगो है, जामुन है, बरगद है, पीपल है, ऐसे मतलब डिफरेंट वैरायटीज़ के पेड़ आपको मिलेंगे। लेकिन वहीं जैसे आप माउंटेन पर जाओगे तो क्या होता है कि वेजिटेशन बिल्कुल बदल जाता है। वहाँ पे आपको जैसे देवदार हो गया, पाइन हो गया, स्प्रूस हो गया, फर हो गया, है ना, लिचन्स हो गया, इस तरह के डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ जो है पेड़ पौधे मिलते हैं। और आप और हाइट पे जाओगे माउंटेन्स पर तो वहाँ पे आपको पेड़ मिलेंगे नहीं, वहाँ पे आपको बस बुशेस मिलेंगी, झाड़ियाँ मिलेंगी, काई टाइप के जो होते हैं ना, लिचन्स, उस तरह की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो माउंटेन्स पे डिफरेंट हो जाता है आपका वेजिटेशन, प्लेट्यू पे अलग एंड प्लेन पर अलग। सबसे डेंस वेजिटेशन आपको जो है प्लेन एरियाज पे मिलता है। जो घने घने जंगल होते हैं वो आपको प्लेन एरियाज पे ही मिलते हैं। The fertile level is generally developed to agriculture. The undulating and rough terrains are areas where grasslands and woodlands develop and give shelter to a variety of wildlife. लेकिन जो भी हमारे माउंटेनियस एरियाज होते हैं वो भी हाईली रिच होते हैं फॉरेस्टेड एरियाज में। और क्योंकि माउंटेन्स में बहुत जल्दी लोग पहुंच नहीं पाते हैं तो ये अनटच्ड रहता है, मतलब लोगों से दूर रहता है, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का भी जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। क्योंकि अगर प्लेन एरियाज में अगर जंगल होंगे तो वहाँ पे आप जानते हैं एनक्रोचमेंट हो जाता है। ये आपका ऋषिकेश पूरा फॉरेस्टेड एरिया था, लेकिन आज के टाइम में बिकॉज जहाँ भी प्लेन एरियाज मिल गए वहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं, उसको खत्म करके वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं या तो अपने घर बना लेते हैं। तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ जनरेट जो है उनका ओरिजिन नहीं हो पाता है। नाउ नेक्स्ट इज सॉइल। नाउ जिस तरह की सॉइल होगी वो उस तरह से ही वेजिटेशन आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी फर्टाइल सॉइल होती है वहाँ पे आपको डेंस वेजिटेशन मिलता है। जहाँ पे भी सॉइल फर्टाइल नहीं होती है या डिफरेंट टाइप की सॉइल होती है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपको जो है पेड़ पौधे या फिर वेजिटेशन मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सॉइल्स आर फाउंड लाइक एलुवियल सॉइल, देन ब्लैक सॉइल, देन लोमी सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं हमारे और उनकी अपनी अपनी जो है खासियत होती है, अपने उनके फीचर्स होते हैं। तो जैसा उसमें फीचर होता है और जिस टाइप के वेजिटेशन को सपोर्ट कर पाते हैं वो वहाँ पे उसी टाइप का वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। लाइक प्लेन एरियाज में आपको जो है डेंस वेजिटेशन मिलेगा, घने पेड़ पौधे मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे आप डेजर्ट एरिया में चले गए वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही कोर्स होती है, मतलब बहुत मोटे मोटे दाने होते हैं उसमें और बहुत फर्टाइल नहीं होती। तो वहाँ पे आपको कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, लाइक कैक्टस हो गया, देन कांटेदार वृक्ष हो गए। देन आप अगर समुद्र के पास जाएंगे जहाँ पे डेल्टास होते हैं वहाँ पे आपको मैंग्रोव्स टाइप के वेजिटेशन मिलते हैं। तो दिया मैंग्रोव मतलब जो कि जिनको हम जो भी आपके खारे पानी में सर्वाइव कर जाते हैं उन्हें हम मैंग्रोव ट्रीज कहते हैं, जिसकी एक वैरायटी आपकी सुंदरी भी है जो आपने सुंदरबन डेल्टा आपने पढ़ा था। Then next, so these are the two factors in relief, land and soil. So they affect the type of vegetation in a particular area. Next is climate. So climate is very important. Temperature, then humidity and rainfall, and sunlight. All right. So these are the three important factors which affect the vegetation of our area. भाई ये तो बिल्कुल ही डायरेक्टली ही रिलेटेड है और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो हमारे अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स आर फाउंड। कहीं पे आपकी गर्मी ज़्यादा है तो कहीं पे आपका विंटर सीजन ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो इस वेरिएशन की वजह से भी आपके जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और एनिमल्स भी वहाँ पे फिर डिफरेंट टाइप्स के ही मिलेंगे। लाइक अगर आप माउंटेनियस एरियाज में जाओगे या फिर हाई लैटिट्यूड्स में जाओगे विच आर नियर द पोलर एरियाज, वहाँ पे आपका जो है क्लाइमेट कैसा होता है, काफ़ी लो होता है, टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पे वो सारे पेड़ सर्वाइव कर पाएंगे जो कि ठंडे क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाते हैं, लाइक देवदार, स्प्रूस, फर, जो भी आपके ऐसे पेड़ जो कि जिनके पत्ते काफ़ी कॉनिकल शेप में होते हैं, है ना, जैसे क्रिसमस ट्री आपने देखा है ना, अशोक का पेड़ होता है, उस टाइप के जो पेड़ होते हैं वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। वहाँ पे अगर आप चाहो कि मैंगो और ये सब आप सर्वाइव करा जाओ क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरियाज के प्लांट्स है तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और जो आपके ये सारे पेड़ हैं जो ठंडे एरिया में पाए जाते हैं अगर आप उन्हें यहाँ पे सर्वाइव कराने की कोशिश करोगे तो वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ठंडे एरिया के जो है प्लांट्स है। तो बेसिकली जैसा क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट में क्या आता है आपका टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर होगा तो आपके मतलब जैसे कुछ, क्योंकि कुछ प्लांट्स गर्म मौसम में सर्वाइव करते हैं, कुछ ठंडे में, तो वो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका सनलाइट। नाउ सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि सनलाइट जो होती है इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नाउ
सनलाइट जो होता है हमारी पृथ्वी पर एक जैसा नहीं पाया जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट ओवर अर्थ इज नॉट यानी इक्वल। लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, ठीक है, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। तो ये फैक्टर्स हैं। देखो कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे हमारा जो पूरा इक्वेटर के आसपास का एरिया है, यहाँ पे सनलाइट मैक्सिमम टाइम तक रहती है, बिकॉज वी आर नियर टू द इक्वेटर, एंड इक्वेटर के पास अगर हम हैं तो हमें डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका गर्म वार्मनेस जो होती है, गर्मी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आपके डेंस वेजिटेशन पाया जाता है। जितने भी घने जंगल होते हैं आपके जो भी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, आपको ये नियर द इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल एरिया में ही मिलेंगे आपको, ठीक है। देन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे दिन काफ़ी लंबे होते हैं, मतलब आपको मैक्सिमम टाइम जो है इंसोलेशन मिलता ही मिलता है। लेकिन जितना आप इक्वेटर से दूर जाओगे, फॉर एग्जांपल आप चले गए नॉर्वे में, स्वीडन में, या फिर रशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सन की रेज बहुत कम पहुँचती हैं। वहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्या होता है, बस रोशनी होती है, लेकिन उसमें वार्मनेस नहीं होती है, टेम्परेचर नहीं होता है। इससे क्या होता है कि वहाँ पे आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ जो है ट्रीज मिलेंगे। तो इसीलिए जो है कि सनलाइट जहाँ पे मैक्सिमम पहुंचता है वहाँ पे घने आपको जंगल मिलेंगे, और वेजिटेशन बेहतर होगा। जहाँ पे कम सनलाइट पहुंचती है वहाँ पे अलग टाइप का वेजिटेशन आपको मिलेगा। एंड देन उसी से रिलेटेड है आपका प्रेसिपिटेशन, वर्षा। ये भी आपको पता ही है कि वो एरियाज जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है और काफी लंबे समय तक वर्षा होती है, उन एरियाज में आपको काफी घना जंगल मिलेगा, लाइक आपका जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट है, ठीक है। देन सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज है, यहाँ पे जो है आपको बारिश ज़्यादा होती है, सनलाइट भी मैक्सिमम टाइम तक रहती है, तो यहाँ पे आपका जो है जंगल काफ़ी घने पाए जाते हैं। और अब जितना आप इनसे अंदर आते जाओगे, जैसे आपके सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे आपको जंगल जो है वो कम मिलेंगे, मतलब कि डेंस वेजिटेशन कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बारिश जो है वो कम होती है, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी ज़्यादा बारिश उतना ही ज़्यादा वेजिटेशन, जितनी कम बारिश उतना ही आपका सूखे का मौसम रहेगा, उतने ही आपके जो है पेड़ पौधे कम होंगे। ये क्वेश्चन वही दिखा, व्हाई आर द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट एंड नॉट द ईस्टर्न स्लोप। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी आंसर बता दिया कि मान लो ये वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं, तो इस तरफ अधिक वर्षा होती है, जैसे आपका मुंबई का जो एरिया है, जो भी कोस्टल एरिया है पूरा भारत का, जैसे ये इंडिया का अगर हम सदर्न पार्ट ले लें, तो ये एरिया जो है हमारा काफ़ी डेंस जंगल आपको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं, और वर्षा जो है आप क्लाइमेट पढ़ चुके हो, तो जब भी जो विंड्स होती हैं वो मॉइस्चर लेके आती हैं और सारी वर्षा इस तरफ कर देती हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा घने जंगल है, जबकि इसके अपोजिट साइड इस तरफ जो है जंगल कम है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है। तो जिस तरफ वर्षा होगी माउंटेन की, उस तरफ घना जंगल रहेगा, जिस तरफ वर्षा नहीं होगी या कम होगी, उस तरफ जंगल कम रहते हैं। तो ये हो गया आपका। सो ये मैंने आपको बता दिया था, फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेरिएशन इन द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब जैसे देखो जंगल होंगे, वैसे ही आपकी वाइल्ड लाइफ भी होगी। अगर घने जंगल है तो उसमें आपको वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिलेंगे, और अगर नहीं है तो आपको कम मिलेंगे। नेक्स्ट, द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट्स इज नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश में जो है अब जंगल, क्योंकि हमारे भारत में देखो डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है। और डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होता है, जो अभी उसके हम फीचर्स पढ़ेंगे, दे आर नॉट वेरी डेंस, वो बहुत घने नहीं होते, और वहाँ पे मनुष्य जो है, इंसान वहाँ पे पहुँचकर हमने बहुत हद तक अपने जंगलों को काट दिया है, ठीक है। अब जो आप ये पूरा अपने आसपास जो एरियाज देखते हो, दे आर फॉरेस्टेड एरियाज ओनली, लेकिन अब हमने उनको काट काट के वहाँ पे सेटलमेंट बना लिए, हमने वहाँ पे खेती कर ली है, तो अब हमारे यहाँ पे नेचुरल फॉरेस्ट इंडिया में बहुत कम बचे हैं। नेचुरल फॉरेस्ट आपको वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे जो बहुत ही रफ टोपोग्राफी होती है, जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच पाता है, तो वहीं पे आपको मिलेंगे। अगर इंसान पहुँच गया तो वहाँ पे फिर वो फॉरेस्ट को काट देता है। लाइक हिमालयाज में अभी थोड़े फॉरेस्ट बचे हुए हैं। देन जो हमारे हिली रीजन है, सेंट्रल इंडिया के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, वहाँ पे आपको मिलेंगे। देन मरुस्थली है थोड़ी सी, वहाँ पे मिलेंगे राजस्थान में। एंड देन जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ पे आपको कुछ हद तक जो है फॉरेस्ट मिल सकते हैं। तो हमारे भारत में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सिर्फ 21.05 जो हमारा परसेंट एरिया, टोटल भारत का जो एरिया है, उसमें से सिर्फ 21% जो है फॉरेस्ट के अंडर में है, जो कि बहुत अच्छा रेशियो नहीं है। क्योंकि अगर जितने जंगल कम होंगे उतना ही पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा, और हमारा जो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है इंडिया का, वो डिसबैलेंस हो सकता है। क्योंकि जितने भी हमारे जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो कहाँ रहते हैं? जंगलों में ही रहते हैं। अगर हमने जंगल काट दिए तो पेड़ तो खत्म होंगे, साथ ही साथ हमारी जो रिच बायोडाइवर्सिटी है, हमारे जो एनिमल्स हैं, वो भी खत्म होते चले जाएंगे। तो इसीलिए जो है जो हमारे ये एरियाज हैं, इनको हमें कम से कम 33% करना ज़रूरी है। मतलब 33% कम से कम किसी भी देश का जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर में होना चाहिए। नेक्स्ट,
अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, अच्छा ये हम एक देख लेते हैं, सबसे अधिक वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर में। तो हम देखते हैं ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा है, मिजोरम, ये मिजोरम स्टेट है। तो देखिए आप मिजोरम, मिजोरम का 90% जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर में है। अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा एरिया है। देन आपका लक्षद्वीप है, दादरा एंड नगर हवेली है, अंडमान निकोबार है, यहाँ पर भी सही है। देन नागालैंड में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, लेकिन देखो सबसे कम कहाँ पे है, पंजाब में। ये देखिए पंजाब में बहुत कम है फॉरेस्टेड एरिया, हरियाणा में काफ़ी कम है। देन जो भी मतलब अर्बनाइज्ड एरिया जहाँ पे शहरीकरण ज़्यादा हो चुका है, एग्रीकल्चर जहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको अर्बन जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि वहाँ पे फॉरेस्ट आपको कम मिलेगी। तो महाराष्ट्र में कम है, जम्मू कश्मीर में भी कम है, बिहार, दिल्ली, गुजरात, तो ये सब हमारे भारत के वो एरियाज है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है, तो यहाँ पे आपको जंगल भी कम देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। भारत में कितने प्रकार के जो हैं वन पाए जाते हैं। तो बेसिकली हमारे इंडिया में 5 जो है टाइप्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एक हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं सदाबहार के वन, हिंदी में सदाबहार। दूसरा हमारा डेसिडुअस फॉरेस्ट जिसको हम हिंदी में पर्णपाती कहते हैं। देन हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न, कांटेदार वृक्ष जिसको हम कहते हैं। देन हमारे हैं माउंटेन फॉरेस्ट जो हमारे पर्वतीय वन है, एंड देन मैंग्रोव फॉरेस्ट। So these are the 5 varieties of forest which are found in India. Now ये एक आपको फर्स्ट जो है हमारा वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसका एक आपको पिक्चर दी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसका मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है। मल्टी लेयर स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी हाइट्स डिफरेंट होती हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपको घासें भी मिल रही हैं, जो बड़े बड़े ग्रासेस होते हैं वो भी मिल रही हैं। आपको यहाँ पे बेल पत्तियां भी लटकती हुई दिख रही, झाड़ियां भी हैं, श्रब जिसको हम कहते हैं। देन यहाँ पे आपको छोटे पेड़ भी मिल रहे हैं, फिर उससे बड़े पेड़ मिल रहे हैं, फिर उससे बड़े, और फिर ऐसे पेड़ भी मिल रहे हैं जिनकी हाइट 60 और 40 मीटर हाइट है ना, 1.5 मीटर, 5 मीटर, देन 20 मीटर, 40 मीटर एंड 60 मीटर हाइट। तो इतने मतलब जो है आपके वैरायटी ऑफ जो है 60 मीटर्स, तो इतनी वैरायटी ऑफ पेड़ आपके जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट की एक खासियत है दैट दे आर वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही घने जंगल होते हैं, और इसमें जो पेड़ होते हैं वो काफ़ी मतलब मल्टी लेयर में होते हैं, एंड सबसे ऊंचे जो पेड़ होते हैं वो कम से कम 60 मीटर हाइट तक पहुंच जाते हैं। तो हम बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, क्योंकि हमारे इंडिया जो है ट्रॉपिकल एरिया में है, तो हमारे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट उनको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहेंगे। जो इक्वेटोरियल एरिया में मिलते हैं उनको इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। हम लोग ट्रॉपिकल एरिया में है, भारत ट्रॉपिकल क्षेत्र में, तो हमसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहेंगे। नाउ एवरग्रीन जो है इसका आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, सदाबहार वन है। सदाबहार मतलब ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। इनको एवरग्रीन क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये हमेशा जो है हरे भरे रहते हैं, और इनमें पतझड़ जो होता है, जो भी पूरा ये जंगल है इसमें पतझड़ तो होता है लेकिन बहुत ही कम समय के लिए होता है, और सारे के सारे एक साथ जो पेड़ हैं वो अपने पत्ते एक साथ नहीं गिराते हैं, ठीक है। जैसे कुछ फॉरेस्ट पेड़ों ने गिराया, मतलब जो उनका सीजन आया, जो कुछ मतलब पैचेस में होता है, एक साथ नहीं होता, इसलिए हमेशा ये जो जंगल होते हैं वो हमेशा हरे भरे नजर आते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसको एवरग्रीन क्यों कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दैट दीज फॉरेस्ट, द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट नेवर शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, एंड देयर इज नो ड्राई सीजन। इस जहाँ भी जंगल पाए जाते हैं वहाँ पे भी कोई भी सूखे का मौसम नहीं होता, हमेशा बारिश होती रहती है, पूरे के पूरे साल भर यहाँ पे बारिश होती है, भले ही कुछ ज़्यादा हो कम हो लेकिन साल भर बारिश होती है। तो ना यहाँ पे कोई सूखे का मौसम आता है, एक हफ्ता 2 हफ्ता भी यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि बारिश ना हो। तो ये कोई ड्राई सीजन नहीं होता, यहाँ पे हमेशा बारिश होती है यहाँ, इसलिए हमेशा यहाँ पे पेड़ हरे भरे नजर आते हैं। अभी कहाँ पाए जाते हैं भारत में, इन द वेस्टर्न घाट्स एंड द आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। तो हियर इन द मैप यू कैन सी द डार्क ग्रीन शेडेड एरिया, आपको ये डार्क ग्रीन शेडेड एरिया नजर आ रहा होगा, दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न, यहाँ पे वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं, और इसके इधर जो वेस्टर्न पार्ट है जो अंडमान निकोबार से अटैच्ड है, इस एरिया में डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट है। लक्षद्वीप में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, देन ये सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु जो है यहाँ पे है, देन अंडमान निकोबार में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, एंड देन आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखो मैक्सिमम जगह पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, एंड देन आपको ये पूरा जो वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो पूरे भारत में आपने देख लिया एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे, और ये वो एरियाज है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम 400 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल
रेनफॉल। अब हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। देन ये अंडमान निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु यहाँ पे पाए जाते हैं। So this type of vegetation is found in areas of 200 centimeter of rainfall with a short dry season। तो यहाँ पे सीजन शॉर्ट ड्राई सीजन होता है बट बहुत ही कम होता है। तो इसलिए यहाँ पे पत्ते कभी भी जो है पेड़ सूखते नहीं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर्स और इवन अबव। मतलब यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ भी आपको मिलेंगे और कुछ की हाइट तो 60 मीटर से ऊपर भी पहुंच जाती है। देन इन जंगलों में काफ़ी गर्मी होती है। दे आर वेरी वार्म एंड वेट, मतलब बहुत ही ज़्यादा उमस होती है। आप इन जंगलों में, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है और जो भी फिलीपींस है, इन देन आपका वियतनाम है, तो यहाँ पे आपको बहुत घने जंगल मिलेंगे। तो वहाँ अगर आप चले जाएंगे तो आपको बहुत गर्मी एंड बहुत ही जो है वेट कंडीशन आपको देखने को मिलेगी थ्रू आउट। मतलब बहुत ना उमस, इस टाइप का क्लाइमेट होता है। देन इट इज़ वेरी लग्जरियंट वेजिटेशन, जहाँ पे आपको पेड़, श्रब्स एंड क्रीपर्स, बेलें जो होती है ना लटकती हुई, सब कुछ आपको देखने को मिलेंगी। देन दे आर मल्टी लेयर्ड, जो मैंने आपको समझा दिया मल्टी लेयर्ड क्या होती है। देन देयर इज नो टाइम, डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। और पतझड़ एक साथ नहीं होता है, पतझड़ एक साथ नहीं होता, इसलिए हमेशा ये जंगल हरे भरे नजर आते हैं। अब इसके आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं, अभी आपका टाइम हो चुका है।